आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव है। इस पाक दिन के ऊपर तमाम देखने वालों को बहुत मुबारकबाद। आज ही के दिन प्राइम मिनिस्टर ने भी इस दिन को चुना कि वो मुल्क भर को एक बार फिर से हैरान करें अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में। उन्होंने वो जो ज़राअत के मुतल्लिक कानून थे, एग्रीकल्चर के रिलेटेड 3 कंट्रोवर्शियल बिल्स, जिनके लिए पिछले साल भर से बहुत ज़्यादा कोशिशें किसान भाइयों की चल रही थी कि ये कवानीन वापस लिए जाएं, आज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि वो इन कानूनों को रिपील करेंगे, इनको विड्रॉ करेंगे, इनको मुस्तरद करेंगे। इससे क्या हमारा जो फार्म सेक्टर है, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्या उसके मामले हल हो जाते हैं या क्या मामला हल होता है इससे दरअसल, उसके बारे में मैं बात करूंगा। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। जिस तरह से आज मुल्क भर में हैरानगी पाई गई कि अचानक से प्राइम मिनिस्टर नेशनल टेलीविज़न के ऊपर आते हैं और कौम के नाम खिताब करना शुरू कर देते हैं और उसमें वो बताते हैं कि ये कवानीन हम वापस लेने का फ़ैसला ले रहे हैं। उन्होंने लंबी चौड़ी इसके बारे में बात बताई कि बहुत बातचीत करने की भी कोशिश की किसानों के साथ, वो नाखुश थे लेकिन किसी बात में आने के लिए तैयार भी नहीं थे, लिहाजा वो उनको मज़ीद तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते, इसलिए ये फ़ैसला लिया गया है कि ये कानून वापस ले लिए गए हैं। इसमें सवालात बहुत सारे हैं कि एक साल से बेशुमार लोगों की इसमें जानें गई, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स बनी, जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो क्रिएट हुई, ख़ास करके पंजाब में और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बहुत सारे हिस्सों में जो नॉर्मल लाइफ है वो बिल्कुल डिस्टर्ब होकर रह गई। और जिस तरह से साल भर मीडिया और जो हमारे नियो इंटेलेक्चुअल्स हैं और बेशुमार लोग जो गवर्नमेंट के डिफेंस में, जैसे उन्होंने डिफेंड किया इनको कवानीन को साल भर, वो अगर मुड़ कर सारी अपनी स्टेटमेंट्स के उनको एक नज़र घुमा कर देखें कि उन्होंने किस बेसिस के ऊपर किस तरह से डिफेंड किया था, तो वो आज का जो फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ने सुनाया है वो इसके साथ रिकॉन्साइल नहीं कर पाएंगे। लिहाजा पूरा मुल्क जो है वो हैरान है कि बेसिस इसके क्या बने। पिछले साल जब ये कवानीन आए थे तब भी मुल्क इसी तरह से हैरान हुआ था। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो किसान भाई हैं वो कहते हैं कि सरकार हमें ये बता रही है कि ये कानून हमारे हक़ में है, हमारे मुफाद में है, हमारी बेहतरी के लिए ये कानून बनाए गए हैं, लेकिन दरअसल बात यह है कि जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज हैं उनके साथ किसी किस्म का कंसल्टेशन का कोई प्रोसेस हुआ ही नहीं। उनका कोई इनपुट इसमें शामिल नहीं है, कोई सजेशन इसमें शामिल नहीं है, कोई एडवाइस इसमें शामिल नहीं है। अगर स्टेक होल्डर्स का व्यू ही इसमें शामिल नहीं है तो ये कानून स्टेक होल्डर्स के मुफाद में कैसे बताए जा रहे हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे कवानीन जो पॉपुलेशन के एक बहुत लार्ज सेक्टर को जो इम्पैक्ट करते हों और जो बहुत वक्त से जिनमें कोई तब्दीली ना आई हुई हो, उनमें अक्सर तरीक़ाकार ये होता है कि उनको उसका जो एक ड्राफ्ट होता है उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाता है, अखबारात में उसको शाया कर दिया जाता है, या अब वेबसाइट्स हो गई हैं, आसानी से एक्सेस लोग कर सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर डाल दिया जाता है। एक वक्त मुकर्रर कर दिया जाता है कि 15 दिन में या 30 दिन में या 2 महीने में आप अपने व्यूज़, अपने सजेशंस आप इस पर, या अपनी ऑब्जेक्शंस आप इसके ऊपर दीजिए और उसके बाद हम इसको बिल का जो फाइनल शेप होगी, फाइनल शक्ल सूरत होगी कानून की, उसको हम लेजिस्लेचर में ले जाएंगे और फिर वहाँ पे मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। लेजिस्लेचर में क्योंकि जो लोकसभा है वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है उनकी इतनी मेजॉरिटी है कि उनको जो बाकी अपोजिशन है उनका शमूलियत किसी कानून में हो या ना हो उसमें वो कोई ज़्यादा ख़ास मानी रखता नहीं है। लिहाजा गवर्नमेंट जो कानून चाहे वो आराम से, लोकसभा में तो बड़े आराम से पास कर ही सकती है, लेकिन राज्यसभा में भी काफ़ी आराम से वो कानून को पास कर सकते हैं। अब आज जब, तब भी हैरान हुए किसान लोग और आज भी हैरान है कि तब पता चला कि ये हमारे मुतल्लिक है लेकिन हमारी बीच में बात शामिल नहीं है। आज विड्रॉ हुए तो आज सिर्फ मुल्क नहीं हैरान, आज पूरी दुनिया भी हैरान है इस बात को लेकर, क्योंकि ये एक ऐसा लेजिस्लेशन था, ऐसा पीस ऑफ लॉ था, एक ऐसा लेजिस्लेटिव प्रोसेस था जिसकी अटेंशन सिर्फ मुल्क भर में नहीं बल्कि दुनिया भर के से बहुत सारे हिस्सों से इसकी तरफ अटेंशन आई, बहुत सारे लोग शामिल हुए उसमें। आपने साल भर अगर आप नज़र घुमा कर देखें तो मीडिया की वो बहुत सारी आपको बातें याद आई होंगी कि किस किस तरह से लोगों की स्टेटमेंट्स को, बयानात को, या किसी ने कवानीन के हक़ में बोला तो उनको एंटी नेशनल वगैरह बताया। ये सारी कुछ सारा इतना, ये ज़िंदगी साल भर की जीने के बावजूद ऐसे लगता है कि ये एक साल नहीं था, ये कई सालों की बात हम कर रहे हैं। ये वो लाल किले वाला इंसिडेंट हुआ, बेशुमार चीज़ें हुई, इतने लोगों की जानें चली गई। ये सब होने के बावजूद अगर पूछा जाए कि क्या आप एक कन्विंसिंग तरीके के साथ ये बता सकते हैं कि इन कवानीन में गलत क्या था, ये बड़ा मुश्किल होगा ऐसे कुछ लोगों को पाना जो वाकई ही एक बड़े कन्विंसिंग तरीके के साथ ये बता सकते हैं कि इन कानूनों में दरअसल गलत था क्या। आप सिमिलरली अगर आप उन लोगों से पूछें जो इन कवानीन को डिफेंड कर रहे थे, जो कह रहे थे कि ये
हैं, जो किसान हैं, फार्म सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके मफादात के लिए है ये, अगर आप उनसे भी पूछें तो ये तो एक वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट जो भी कुछ करती है ये बिना उसको स्टडी करते हुए ये उसके डिफेंस में आते हैं। ये कहते हैं कि देखिए हमारे पास सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये है कि अगर ये कानून या ये फैसला मोदी गवर्नमेंट के अंदर आया है तो यकीनन ये अच्छा है ही है, इसके ऊपर तो सवाल उठता ही नहीं है। ये कौन सी बेवकूफ़ी है कि आप सवाल पूछ रहे हैं कि ये अच्छा है या नहीं है, इसके ऊपर तो सवाल ही कोई नहीं उठता। उनके पास बड़ा आर्गुमेंट ये होता है। लेकिन फिर भी अगर संजीदगी के साथ पूछा जाए कि भी आप क्या आपको खुद इल्म है कि आप किस बेसिस के ऊपर डिफेंड कर रहे हैं, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे मरकज़ी वज़रा से लेकर जो ग्राउंड के ऊपर आम लोग हैं जिन्होंने इनको डिफेंड किया था, बहुत सारे लोग ये नहीं बता पाएंगे कि वो किस बेसिस के ऊपर डिफेंड कर रहे थे। इसीलिए मुझे भी अपने लिमिटेशंस का पता है, बड़ा टेक्निकल बात है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा जाकर नहीं करूँगा, लेकिन ब्रॉडली जो मोटे तौर के ऊपर समझ आती है कि मामला क्या है, ऐसा क्या था इन कवानीन में कि पूरे मुल्क भर की अटेंशन आ गई और किसान लोग आलमोस्ट पूरे मुल्क से आ, ये सिर्फ पंजाब का, उत्तर प्रदेश का या हरियाणा की एजिटेशन नहीं थी। कहीं पे इसमें किसान डायरेक्टली इन्वॉल्व था, कहीं पे इसमें किसानों के और मुख्तलिफ बाकी लोगों के सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व थे। एक तो जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स की जो बाउंड्रीज हैं उसको रीडिफाइन किया पिछले एक साल में। एक हमेशा जो मैं बात एज ए डेमोक्रेट जो बात मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि रूलिंग रिजीम रोबस्ट होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, लेकिन अपोजिशन भी उतना स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर रूलिंग रिजीम के सामने अगर स्ट्रांग अपोजिशन होगा, अकाउंटेबिलिटी सीख करता रहेगा, तो जो कंट्री के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा। मुल्क अपने प्रोग्रेस, पीस, स्टेबिलिटी और अपनी जो ग्लोबल लीडरशिप है उसके लिए वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएगी। अगर अपोजिशन आपके पास उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, यानी जो लेजिस्लेटिव अपोजिशन है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, पॉलिटिकल अपोजिशन इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, तो फिर सड़कों में, गलियों में वहाँ से अपोजिशन आने लगेगी। जैसे अपोजिशन का जो गुस्सा है या अपोजिशन की जो सेंटिमेंट है उसको चैनलाइज, उसको मोबिलाइज किसानों ने खेतों में, गलियानों में, सड़कों में, गलियों में वो करना शुरू कर दिया। वो एक फिर अनार्किस्ट सिचुएशन बन जाती है, गवर्नमेंट के लिए भी वो हैंडल करनी बहुत मुश्किल बन जाती है। अब बात करते हैं कानून की कि ऐसा क्या था कानून में कि जो पूरे मुल्क से जो एक सेंटिमेंट है वो मोबिलाइज कर लिया। बुनियादी तौर के ऊपर किसान ये समझते हैं, और जो मेरी रीडिंग है वो भी ये सजेस्ट करती है कि ये फार्म सेक्टर को ओपन कर लेता है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं, वो यहाँ सिर्फ इतना ही नहीं कि वो प्राइसेस तय करें, वो रेट्स तय करें कि आप अपनी जो प्रोड्यूस है, आप अपनी जो फसल है वो किस दाम के ऊपर बेचेंगे, बल्कि वो यहाँ तक भी आकर तय करना शुरू कर दें कि किसान अगले सीज़न में क्या फसल उगाएं, क्योंकि फिर जो मार्केट की डिमांड है वो इन्फ्लुएंस करेगी आपकी फार्मिंग प्रैक्टिस को भी। वो कहेंगे कि भाई गंदम की ज़रूरत नहीं है, आजकल लोग खा नहीं रहे हैं ज़्यादा, जो प्रैक्टिसेस हैं वो शिफ्ट हो रही हैं, लिहाजा हम कोई ख़ास चीज़ है जो है ब्रोकली है वो उगाना चाहते हैं, आप हमें, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, आप इस खेत में हमें ब्रोकली उगा के दीजिए। ये प्राइवेटाइजेशन का, इसमें क्यों किसान इसको लेकर वरीड क्यों हो जाता है, उसको मैं थोड़ा, जितनी मेरी नॉलेज है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं दरअसल जो फार्म सेक्टर है, जो सडन मोबिलाइजेशन है, वो इस तरह से भी हुई है कि इन बिल्स को अगर आप एग्जामिन करें, ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10% जो टोटल किसान है मुल्क भर में, सिर्फ उन्हीं को इफ़ेक्ट करता है, उससे ज़्यादा ये सबको इफ़ेक्ट करता ही नहीं था। अगर 5 से 10% जो किसान हैं उनसे ज़्यादा अगर ये नए कानून हैं ये किसी को असर ही किसी के ऊपर नहीं करते थे, तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद हर छोटा बड़ा किसान या किसान के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो इसमें शामिल क्यों हो गए? उसकी वजह यह है कि कई दहाइयों से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, जो फार्म सेक्टर है, वो बड़ा स्ट्रेस्ड आउट है। उसमें नए कवानीन की, नए इनपुट्स की, सपोर्ट की, उसमें नई मॉडर्नाइजेशन की, टेक्नोलॉजी की, गवर्नमेंट की तरफ से हैंड होल्डिंग की, और एक मैसिव लेवल के ऊपर एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत थी किसानों को स्ट्रेस से निकालने के लिए। उसकी तरफ इकदामात कई दहाइयों से किसी सरकार ने नहीं किए। ये मौजूदा सरकार की बात नहीं है, इससे आप पीछे जाएंगे, उससे पीछे जाएंगे, आप देख लीजिएगा 30-40 साल से जो फार्म सेक्टर है वो रेगुलरली, एक वाहिद ऐसा सेक्टर है जो रेगुलरली डिक्लाइन के ऊपर चल रहा है। आपने बहुत सारे अदाद शुमार देखे होंगे, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, उड़ीसा में, बेशुमार ऐसी रियासतें हैं जहाँ पे फार्मर्स के सुसाइड के केसेस, क्योंकि जब वो लोन बैंकों के नहीं दे सकते वो सुसाइड करते हैं। उनकी प्रोड्यूस इतनी होती है जो खेतों में
रहे रहे सड़ जाती है, लेकिन उनकी बिक्री नहीं हो सकती। बहुत सारे उसकी वजह से स्ट्रेस में आ जाते हैं, उसकी वजह से सुसाइड कर जाते हैं। हिंदुस्तान में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हाफ ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन कि अगर 130 करोड़ है तो उसमें से जो 65 करोड़ से लेकर 70 करोड़ तक जो लोग हैं, जो आधी पॉपुलेशन है मुल्क भर की, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में वो इंगेज है। बाकी लोग में कहीं पे बेरोज़गारी हो सकती है, कुछ कारपोरेट सेक्टर में हो सकते हैं, कुछ नौकरियों में हो सकते हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में हो सकते हैं, लेकिन 50% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ डायरेक्टली इंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन जो फार्म इनपुट है, जो एग्रीकल्चर का जो 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 आउटपुट उसका हमें मिलता है, वो क्या है कि एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो हमारी जीडीपी का सिर्फ छठा हिस्सा है, सिर्फ जीडीपी का छठा हिस्सा है। आधा मुल्क जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है, लेकिन जो उसका आउटपुट है वो सिर्फ जीडीपी का छठा हिस्सा बनाता है। इसका मतलब ये कि आपके पास दूसरी कोई चीज़ करने के लिए नहीं है। एग्रीकल्चर जो है आपका बुनियादी व्यवसाय, आपके बुनियादी इंगेजमेंट है जिसमें आप काम करते हैं। लेकिन एक एवरेज फार्मर का, जो एक एवरेज किसान है, उसका जो एनुअल उसकी जो टोटल मतलब एवरेज लैंड होल्डिंग है वो कितनी है? लगभग 1 एकड़। ये जो बड़े किसान हैं, मैं उनकी बात नहीं, बड़े किसान वो हैं जो 6 से 8% के ब्रैकेट में आते हैं। उसकी जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो सिर्फ 1 एकड़ की है, और एवरेज एनुअल अर्निंग जो फार्म प्रोड्यूस को सेल करके जो एवरेज एनुअल अर्निंग है वो 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। ये मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनके पास इतनी फसल होती है कि वो फसल काटने के बाद, तैयार होने के बाद उस फसल को कहीं पे बेचते हैं। उनकी जो एवरेज एनुअल अर्निंग है वो 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो अक्सर किसान हैं उनके पास इतना प्रोड्यूस होता ही नहीं है कि वो जाकर किसी मंडी में जाकर कहीं पे जाकर वो बेचें। उनके पास बमुश्किल इतना ही प्रोड्यूस होता है जिससे वो अपना गुजारा चला सकें। या जैसे हमारे गांव में, देहातों में देखा जाता है कि आपके पास छोटा मोटा प्रोड्यूस होता है जिससे आप एट द मोस्ट क्या करते हैं कि किसी दुकान के ऊपर गए, आपने कोई मक्की, धान या कोई चीज़ बेची और उसके बदले आपने नमक खरीद लिया, उसके बदले आपने हल्दी खरीद ली, जो चीज़ आप खुद नहीं अपने खेतों में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इस तरह से छोटा मोटा आपने बार्टर कर लिया। अब इसको जो एक सिस्टम है जिसको लेकर किसान लोग बहुत ज़्यादा वरीड थे कि जो नए कानून की जो इफ़ेक्ट उनके ऊपर आ रहा था, जिसको बहुत ज़्यादा लेकर वो वरीड थे, वो ये था कि इसको सेक्टर को चलाने के लिए होता क्या था, बेल आउट कैसे किया जाता था। कि बेल आउट करता था कि सरकार किसी तरीके से बीच में आकर इंटरवीन करती थी और वो बेल आउट करती थी। सरकार की इंटरवेंशन किस तरह से होती थी कि जब आपने कोऑपरेटिव या दूसरे एग्रीकल्चर या किसी किस्म के बैंक से आपने लोन लिए हुए हैं तो सरकार बीच में आई, उन्होंने लोन वेवर जो है वो अनाउंस कर दिया। आपको जो फर्टिलाइज़र वगैरह है वो सब्सिडाइज्ड प्राइसेस के ऊपर आपको मिल जाता था, बीज आपको सब्सिडाइज्ड प्राइसेस के ऊपर मिल जाता था, दवाइयाँ आपको सब्सिडाइज्ड प्राइसेस के ऊपर मिल जाती थी। ये रही वो जो इमदाद हैं जो छोटे किसान को हासिल होती थी सरकार की तरफ से। अब थोड़ा बड़े किसान की तरफ हम जाते हैं। वो जब प्रोड्यूस करता है, एक बड़ा प्रोड्यूस उसका जब इकट्ठा होता है, तो उसमें सरकार ने एक इनफॉर्मल सा सिस्टम रखा हुआ था जो मंडी सिस्टम जिसको बोलते हैं। मंडी में क्या है कि एक एसोसिएशन जो है किसानों की बन जाती है और उसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो तय कर देती है कि जो फलां है, धान है, रागी है, बाजरा है, जो भी चीज़ है, गंदम है, कुछ भी है, उसका जो पर क्विंटल उसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो इतना रहेगा। उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये हुआ कि भी कोई भी जो कॉरपोरेट सेक्टर है या कोई लाला है वो आकर आपको एक्सप्लॉइट करके आपकी प्राइसेस को वो डिरेल करके आपकी मार्केट को ख़राब नहीं कर सकता। सरकार ने बता दिया कि इससे कम प्राइस के ऊपर जो है वो नहीं ख़रीदा जाएगा। अब गवर्नमेंट ने जो नए बिल लाए, गवर्नमेंट अपने आप को निकालती है एग्रीकल्चर सेक्टर में से बाहर। वो कहते हैं कि ये आपके खेत हैं, प्राइवेट सेक्टर से लोग आएंगे, वो आपसे खुद खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये कि ये जो प्राइस है ये गवर्नमेंट के हाथ से बाहर निकली, ये चलेगी प्राइवेट मार्केट में, वही प्राइस को रेगुलेट किया करेंगे। जब तक ये बात गवर्नमेंट के हाथ में है कि गवर्नमेंट प्राइस को रेगुलेट कर सकती है, तब तक, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर आप बैठते हैं, आप गवर्नमेंट के ऊपर अपना प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं। आप अपने जो लोग आपके पास इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं, आप पे डिपेंड करते हैं, उनके ज़रिए आप प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट आपके सेंटिमेंट, आपके ख्वाहिशात, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो प्राइसेस है वो रेगुलेट करती रहेगी।
जब गवर्नमेंट बीच में से हट जाती है और कारपोरेट सेक्टर आ जाता है, कारपोरेट सेक्टर की अकाउंटेबिलिटी है सिर्फ एक कि उनको देखना है अपना पैसा। वो क्यों आपकी बात मानेंगे, वो क्यों ये चीज़ देखेंगे कि पिछले 6 महीने में आपकी फसल कैसी हुई या कैसी नहीं हुई, उसके मुताबिक वो प्राइसेस को रेगुलेट किसी सूरत में नहीं करेंगे। अब मंडी में कितने लोग जाते हैं, जब मंडी से गवर्नमेंट निकल जाती है तो प्राइसेस जो हैं वो चले गए, डिसीजन जो है वो कारपोरेट सेक्टर के पास चला गया। दूसरी चीज़ ये है कि आप फसल क्या उगाते हैं, और जो आपका बायर है वो आकर कहता है कि यार इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये मुझे चाहिए ही नहीं है, मैंने तो अपना एक्सपोर्ट करना है, यूरोप में करना है, किसी दूसरी जगह करना है, वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मुझे एक दूसरी चीज़ चाहिए, मुझे वो उगा कर दो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, सरकार ने कानून बनाया हुआ है और मैं तो वैसे करके आपसे ख़रीदना चाहता हूँ। आपकी एक प्रैक्टिस है जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, आप कर सकते हैं, अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं है उस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। लेकिन इस मंडी लेवल तक या इस लेवल तक कि भी आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दूसरा तीसरा वहाँ तक पहुँच पाएँ, इस लेवल तक जो एक सर्वे है उसके मुताबिक सिर्फ 6% किसान हैं जो इस साइज़ की फार्मिंग करते हैं, जहाँ पे मार्केट इंटरवेंशन या कारपोरेट इन्फ्लुएंस या जो प्राइवेटाइजेशन है वो इम्पैक्ट कर सकती है सिर्फ 6% लोगों को। तो दरअसल जो कवानीन पिछले साल आए थे वो इफ़ेक्ट करते थे मुल्क के सिर्फ 6% किसानों को, लेकिन फिर भी लाखों करोड़ों किसान जो हैं वो साथ हो लिए। वो साथ हो लेने की वजह ये थी कि ये पिछली लंबी बैकग्राउंड के कई दहाइयों से फार्म सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है वो किसी किस्म की कोई बेहतरी, किसी किस्म का कोई सुधार या ऐसी कोई स्कीम, ऐसा कोई फार्मूला, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं आई जिससे कि फार्म सेक्टर को बेहतरी मिल सके, उसमें रिफॉर्म्स लाए जा सकें। जो पिछले साल फैसला गवर्नमेंट ने लिया था वो ड्रिवन बाय वाइडर इंटरेस्ट था कि कारपोरेट इंटरेस्ट ऑफ कोर्स उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आते थे। जो आज का फैसला है ये पॉपुलिस्ट फैसला है, ये पॉपुलिस्ट फैसला है कि अचानक से आपको मुल्क भर में ख़ास करके जो 2 रियासतें जहाँ पे इलेक्शन अगले 4-5 महीने में होने, 2 रियासतें जो एजिटेशन का मरकज़ हैं, वो 2 रियासतें या 3 रियासतें या 4 रियासतें जिनमें असेंबली के इलेक्शन के नताइज जो है वो डिसाइड करेंगे कि 2024 के जो लोकसभा के इलेक्शन हैं उनके नतीजे किस किस्म के आए। उन 2 इलेक्शनों में मरकज़ था इस सारी एजिटेशन का। आज वहाँ पे पॉपुलिज्म हो गया, आज वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी, वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा वाहवाही हो गई और लोग खुश हैं कि ठीक है आपने ये रिजॉल्व किया। लोग कई तरीके से खुश हैं, सिर्फ वो लोग खुश नहीं हैं जो चाहते थे कि सरकार जो है वो फंसी रहे और एजिटेशन सड़कों के ऊपर होती रहे और वो बताएं देखिए जी ये सरकार कितनी ईगोइस्टिक सरकार है, ये मानने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ वो खुश हैं, वो खुश नहीं है, बाकी तमाम लोग इसको लेकर खुश हैं। किसानों का अप्रोप्रिएट रिएक्शन, वो कहते हैं कि जब तक पार्लियामेंट से इसको विड्रॉ नहीं किया जाता तब तक हम अपना पूरा इसमें फाइनल फैसला नहीं दे सकते। लेकिन पंजाब में और हरियाणा में इसका एक इम्पैक्ट, एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक जिसको कहते हैं, वो तो हो गई प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, बीजेपी की तरफ से वो हो गई। लेकिन क्या किसानों का मसला हल हुआ? किसानों का मसला ना पिछले साल हल हुआ था ना आज हल हुआ। जब तक किसानों का मसला हल नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान का मसला हल नहीं होगा। जिस नेशनल इंटरेस्ट, जिस पेट्रियटिज्म, जिस नेशनलिज्म, जिस भारत माता की जय हम दिन भर खुद भी बोलते हैं और लोगों को भी पकड़ पकड़ कर कहते हैं कि भारत माता की जय बोलो, उस भारत माता में 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो किसान हैं, वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं। जब तक उनके जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक वो भारत माता जो है वो खुश कैसे होगी। जितना भी आज तक हुआ है, जो भी स्टेप आज हुआ वो एक अच्छी डायरेक्शन में है कि गवर्नमेंट ने क्लाइंब डाउन, अगर गवर्नमेंट्स क्लाइंब डाउन करती हैं तो गवर्नमेंट का मजाक उड़ाने के बजाय जो डेमोक्रेसी है उसकी तारीफ करनी चाहिए कि ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये पॉसिबल है और पीपल आर द फाउंटेन हेड ऑफ द पावर ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अगर लोग ठान लें कि इस चीज़ में हमने तब्दीली लानी है तो वो तब्दीली आ सकती है। लेकिन इस पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत है, इस पर मज़ीद जो है वो मोबिलाइज ओपिनियन करने की ज़रूरत है कि ऐसे इक़दामात नेशनल लेवल के ऊपर भी और स्टेट लेवल के ऊपर भी हों कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें रिफॉर्म्स आ सकें, एग्रीकल्चर सेक्टर में बेहतरी आ सके। आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।